नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ग्रुप पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नवीन सभ्यता का उदय होता है वो हमारी कौन सी सभ्यता है? वो वैदिक सभ्यता है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। आखिर कैसे इसका प्रारंभ हुआ, इसको कितने भागों में बांटा गया, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस पे हम लोग अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले जो हम लोगों ने सभ्यता पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हमने क्या पढ़ाया था कि वो एक नगरीय सभ्यता थी। और ये जो वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करते हैं, वैदिक सभ्यता या इसको हम लोग कह सकते हैं आर्य सभ्यता। क्या कह सकते हैं? आर्य सभ्यता। तो अब नाम से ही लग रहा होगा आपको कि आर्यों से संबंधित है। तो ये जो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो है ये आर्यों के आगमन से प्रारंभ होती है। वैदिक सभ्यता का जो समय हमारा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये जो समय हमारा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय हमारा वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, किसके क्या मत हैं, किसने क्या बताया है। तो ये जो आर्य सभ्यता आपकी या वैदिक सभ्यता है ये कैसी थी? ये ग्रामीण थी। ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। इसके अगर हम तुलनात्मक देखें तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब ये जो सभ्यता हमारी है वैदिक या आर्य सभ्यता है, इसको किन लोगों ने या किन इतिहासकारों ने कहां से इसका उद्भव बताया है, या हम ये कहें कि आर्य लोग कहां से आए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले देखो दोस्तों, ये हमारा भारत, ठीक है। तो यहां पे जो तुम्हारा है कुछ नदियां जो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ी थी उनको हम लोग देखते हैं। इधर से सिंधु, सतलज, यहीं झेलम, चेनाब, रावी, इसमें सब मिल जाती हैं, और व्यास। ये 6 नदियां तुम्हारी हैं। सरस्वती इधर तुम्हारी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आर्यों का जो प्रथम आगमन, तुम्हारा जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से मिलते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक हमारे इतिहासकार हमारे रहे हैं, इतिहासकार कह लो, इतिहासकार के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। दयानंद सरस्वती क्वेश्चन पूछाता है। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने बताया है कि ये आर्य लोग जो थे, आर्य लोग ये कहाँ से आए थे? तिब्बत। यानी आर्य लोग मूल निवासी कहाँ के थे? तिब्बत के थे। ये बताया किसने है? तो ये बताया है दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में। ये क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की है, या दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ये आर्य लोग कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के थे? तिब्बत के थे। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक, अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने क्या बताया है? तिलक जी की बात करें तो तिलक जी ने बताया है कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए। कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव। अगर बात तिलक जी की जाए, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए। ये भी क्वेश्चन पूछाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, रचना रची है, उसका नाम है द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। सबसे जो सर्वमान्य मत तुम्हारा जो है वो जर्मन के एक इतिहासकार रहे हैं, उनका क्वेश्चन आता है, मैक्स मूलर का आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैक्स मूलर ने
आर्यों का निवास कहाँ माना है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास जो है वो मध्य एशिया माना है। क्या माना है? मध्य एशिया। व्यक्तिगत क्षेत्र नाम कह सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपका यही आता है कि किसने आर्यों को मध्य एशिया का माना है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का माना है। इसी प्रकार से एक इतिहासकार हमारे रहे हैं, उनका नाम है पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा ने क्या बोला? पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने इनको ब्रह्मर्ष देश का माना। अब दोस्तों ये हमको ध्यान रखना है कि ब्रह्मर्ष देश किससे कहा जाता है। देखो ये हमने नदियां बताई 6, और आपको पता है इन्हीं नदियों में, इधर आपका उत्तराखंड से एक नदी आपकी गंगा, जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नदियां डिटेल्स पढ़ेंगे, वहीं से यमुना जो प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। तो ये गंगा आपकी और ये यमुना, तो गंगा यमुना के बीच का जो दोआब तुम्हारा है इसे ब्रह्मर्ष देश कहा गया। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि ब्रह्मर्ष देश क्या है। तो जो गंगा व यमुना का दोआब आप लोग जानते होंगे, दो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन जो तुम्हारी होती है वो दोआब कहलाती है। तो ब्रह्मर्ष देश का किसने माना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गंगानाथ झा ने माना है। और ब्रह्मर्ष देश किसे कहा जाता था? तो गंगा और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र था वो हमारा क्या माना जाता था? ब्रह्मर्ष देश। अब एक तुम्हारे इतिहासकार रहे हैं संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जी ने बताया है कि ये सप्त सैंधो क्षेत्र के थे। इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। संपूर्णानंद जी ने क्या बोला है कि ये लोग सप्त सैंधो क्षेत्र के थे। अब सप्त सैंधो क्षेत्र कौन सा है, इस बात को ध्यान देना है। तो सप्त सैंधो क्षेत्र, सप्त से आपको पता चल रहा होगा 7, सिंधु, सप्त सैंधो में क्या क्या आएगा इस बात को ध्यान देना है। सिंधु, हमने सिंधु पढ़ी, उसके 5 सहायक होंगे, 1 2 3 4 5, सिंधु प्लस 5 सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां जो हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज प्लस सरस्वती। ये नदियों का जो क्षेत्र था इसको क्या बोला जाता था? सप्त सैंधो क्षेत्र बोला जाता था। तो ये जो हमारा है, तो इन्होंने संपूर्णानंद जी ने बोला है कि ये जो क्षेत्र हमारा, भाई इधर पाकिस्तान पड़ेगा, इधर भारत पड़ेगा, तो इन्हीं क्षेत्रों के थे। तो कुल मिलाकर के ये यहां से कोई भी इतिहासकार एग्जैक्ट नहीं बता पाया है, या अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है कि आर्य लोग कहाँ के थे। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया का माना गया है, मैक्स मूलर का माना गया है। लेकिन यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद। इसकी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, जो हमारा वैदिक सभ्यता है इसको हम लोगों ने पढ़ने की दृष्टि से 2 भागों में बांट रखा है, और वैसे भी हमारा 2 भागों में है ये वैदिक सभ्यता। एक पार्ट हमारा है ऋग्वैदिक काल, जहां पे ऋग्वेद की रचना हुई, और एक हमारा है उत्तर वैदिक काल। ध्यान देना दोस्तों, अभी हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को पढ़ा था कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बीसी भी लिख सकते हैं। अब ऋग्वैदिक काल हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय हमारा है वो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आएगा, और 1000 से जो 600 ईसा पूर्व का समय है वो हमारा क्या होगा? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आएगा। अब सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। आखिर ऋग्वैदिक काल में ऐसा क्या है जो हमारे पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयारी करते रहें। आपको पता है कि हाल ही में रेलवे का भी एग्जाम होना है, लॉकडाउन के बाद उसका बीओ का एग्जाम लगा हुआ है, सिविल का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए आप लोग तैयारी अवश्य करते रहें। अब देखो ऋग्वैदिक काल को हम लोग देखते हैं। अब नाम से ही लग रहा है ऋग्वैदिक काल को क्या हुआ यहाँ पे कि ऋग्वेद की रचना हुई होगी। आपको पता है वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल हमारा जो समय है वो ऋग्वेद की रचना का माना गया है। अब इस समय जो हमारा है, जो स्रोत इसके मिलते हैं ऋग्वेद से मिलते हैं, तो ऋग्वैदिक काल का जो हमारा उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, इस प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे या इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो ऋग्वैदिक काल को हम लोग पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग राजनीति पे आते हैं या उनकी राजनीतिक व्यवस्था के हम लोग चलते हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। देखो आर्य जो थे, आपको पता है कि ये लोग ऐसा माना जाता है चरवाहे के रूप में आए थे, तो जानवरों के लेकर के आए थे। तो प्रारंभिक अवस्था जो थी ये इनकी पशुचारण की थी, मतलब जानवरों को चराया करते थे। उनके लिए ये जो जानवर थे बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसा शब्द एक पढ़ेंगे हम लोग, गाय के लिए अघन्या शब्द आया है। अघन्या मीन्स होता है न मारे जाने योग्य, मतलब गाय को नहीं मारा जाता था। वो हम लोग शब्दावलियां बाद में पढ़ेंगे। लेकिन राजनीतिक स्थिति में लोग पढ़ते हैं कि आर्य कई जनों में विभक्त थे। आर्यों के जो कबीलाई वगैरह होते थे, कबीलों में जनों में विभक्त थे। जो जन का जो राजा होता था, जन का जो अधिपति होता था, वो राजन या राजा कहलाता था। एक क्वेश्चन तुम्हारा से बन जाता है। एक क्वेश्चन मेन तुम्हारा यहाँ से ये आता है कि यहाँ सबसे छोटी इकाई क्या थी, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो सबसे छोटी इकाई इसकी जो थी कुल या परिवार। अब वहां से इतना क्वेश्चन नहीं आता है आपका कि किसमें विभक्त था, तो जन्म विभक्त था, मुखिया क्या कहलाता था, राजा कहलाता था, राजा कहलाएगा। ठीक है, कुल या परिवार, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछाता है कि ऋग्वैदिक काल में उस समय की सबसे छोटी इकाई क्या थी, राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल या परिवार। इन्हीं से मिलकर के धीरे धीरे हमारा क्या पूरा कबीला, वो क्षेत्र राज्य बनता था। अब देखो, जब शासन राजा कर रहा है तो राजा जाहिर सी बात है प्रजा की रक्षा करेगा, रक्षा के बदले में कुछ न कुछ लेगा जिससे वो अपने खर्चे, सेना के खर्चे चलाएगा। तो यहाँ का जो राजा था, राजा एक कर लेता था, उस कर का नाम था बलि। ये क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि बलि क्या था। बलि एक टैक्स है, उपहार है, कर है। ये कर, ये क्वेश्चन आता है आपका कि बलि किस समय का है, कर है, तो बलि कब का है, ऋग्वैदिक काल का कर तुम्हारा उसमें लिया जाता था। दो संस्थाएं बड़ी फेमस रही हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, सभा और समिति। सभा व समिति, यहाँ का एक क्वेश्चन और आता है सभा और समिति का कि प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां किससे कहा गया है। तो सभा व समिति को प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां कहा गया है, ऐसा उल्लेख अथर्ववेद में है। तो देखो सभा व समिति की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार उसमें सभा व समिति थी। सभा जो थी वो कुलीन, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, सभा जो थी कुलीन या वृद्ध, समृद्ध कह सकते हैं। वृद्ध मतलब कि जो ज्यादा काबिल लोग हम कह सकते हैं एक हिसाब से। कुलीन या समृद्ध लोगों की संस्था जो थी वो कौन सी थी, सभा थी। इसको हम वर्तमान से राज्यसभा से रिलेट कर सकते हैं। जो समिति थी, समिति जो थी तुम्हारी, वो जन साधारण की सभा थी। ये किसकी थी, जन साधारण की थी। तो अब यहां जाहिर सी बात है कि जो सभा होती थी उसमें हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, लेकिन जब समिति होती थी, समिति में जन साधारण आम जनता भी उसमें भाग लेती थी। अब एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये बन गया, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछाता है कि इसका उल्लेख कहाँ है अथर्ववेद में, किसमें ये कहा गया है कि ये प्रजापति की पुत्रियां हैं। ब्रह्मा जी की पुत्रियां किससे कहा गया, ब्रह्मा जी की पुत्रियां किससे कहा गया, तो सभा व समिति को कहा गया। और इसका उल्लेख कहाँ है, तो इसका उल्लेख कहाँ है, तुम्हारा अथर्ववेद में है। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग चलते हैं इनके आर्थिक स्थिति के ऊपर चलते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक पे देखते हैं। सामाजिक पे देखते पहले, सामाजिक व्यवस्था उस समय की कैसी थी। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था पे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने देखा था, तुलनात्मक भी देखना बहुत जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि उस समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। लेकिन जो वैदिक काल हमारा है, यहाँ पे समाज कैसा है, ये कैसा है, पितृ सत्तात्मक है।
ध्यान देना यहाँ पे, पित्त सत्तात्मक है, मतलब यहाँ पे पिता परिवार का मुखिया है और वहां पे माता परिवार का मुखिया होती थी। जो मुखिया होता था वो गृहपति कहलाता था। मेन क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि मात सत्तात्मक या पित्त सत्तात्मक, तो वैदिक काल जो तुम्हारा था वो कैसा था, पित्त सत्तात्मक था। यहाँ पे ध्यान देना, जब सामाजिक व्यवस्था की बात आ रही है तो जैसा तुम लोग चाहते हो वर्तमान में वैसा ही उस समय था, वैसा ही उस समय था। क्या आपको जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता। आप लोग भी चाहते हो ऐसा, चाहते हो नहीं चाहते हो बोलो। ये जो जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी ये किस समय से चली आ रही है, वैदिक काल में। यहाँ पे था कि आप लोग अपने मनपसंद चुन सकते हैं। इसी पे हम लोग सामाजिक व्यवस्था में विवाह को पढ़ेंगे, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, उसको बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जब हम लोगों ने पढ़ा कि आर्य लोग पशुपालन करते थे, या हम कह दें कि चरवाहे के रूप में आए थे, तो जानवरों का विशेष महत्व, तो गाय बैल विशेष संपत्ति मानी जाती थी। गाय व बैल विशेष संपत्ति। गाय तो मोस्ट था, हमने क्या बोला, अगन्य बोला गया, गाय को न मारे जाने योग्य बोला गया। एक कंडीशन और आती है, उसको भी यही बता देता हूं। गाय को आप सामान्यतः गाय का मांस नहीं खा सकते थे, नहीं मार सकते थे, लेकिन आपके घर यदि कोई अतिथि आया हुआ है तब आप गाय को मार सकते थे, इसलिए अतिथि को गोहंता बोला गया। वो भी शब्दावली तुम्हारी पूछी जाती है। गाय व बैल का विशेष महत्व था तुम्हारा, ठीक है। सामाजिक स्थिति में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जीवन भर अविवाहित रहते थे, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछाता है, अमाजू से तात्पर्य क्या है, तो अमाजू उन्हें कहा जाता था जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, वो क्या थी, अमाजू कहलाती थी। सामाजिक व्यवस्था के बाद हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ण व्यवस्था पे आते हैं। वर्ण व्यवस्था आपको पता है वर्तमान में कितने प्रकार की है, 4 वर्ण व्यवस्था। ये जब ऋग्वैदिक काल तुम्हारा था उस समय ये मुख्यतः कितनी थी, 3 भागों में 3 थी। फिर बाद में एक वर्ण और जुड़ा, कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्ण ही थे। बाद में जब अनार्य लोगों के मिलने से एक नया वर्ग, तुम्हारा नया वर्ण शूद्र का उद्भव हुआ। तो वर्ण व्यवस्था जो तुम्हारी थी वो 4 भागों में थी। यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी कभी एक क्वेश्चन तुम्हारा मैचिंग का पूछ जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई। कहां से हुई, ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा जी से माना गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। यह तुलना की गई है, क्यों की गई उसका भी कारण मैं बाद में बताता हूं। क्षत्रिय की कहां से मानी गई, भुजाओं से मानी गई। वैश्य उदर से मानी गई, पेट से मानी गई। और शूद्र की किससे मानी गई, जंघाओं से मानी गई, पैरों से मानी गई। अब इसके पीछे का लॉजिक जो लगाया जाता है यह है कि उस समय जो ब्राह्मण वर्ग था वो क्या करता था, मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये काम किसके थे, ब्राह्मण के थे। तो मंत्रोच्चार कैसे होगा, मुख के द्वारा होगा, इसलिए ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे मानी गई, मुख से मानी गई। क्षत्रिय का काम मेन क्या था, युद्ध क्षेत्र में जाना, लड़ाई लड़ना। इस वजह से जो लड़ाई लड़ेगा उसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो क्षत्रिय की उत्पत्ति, क्षत्रियों की उत्पत्ति कहां से मानी गई, भुजाओं से मानी गई। वैश्य कौन था, वणिक वर्ग था, व्यापारी वर्ग जो था वो वैश्य था। वो काम क्या करता था, व्यापार करता था। व्यापार किस लिए होता होगा उस समय, जब आपका समाज इतना बिखरा हुआ नहीं था, तो सिर्फ उदर पूर्ति तो होती होगी। मतलब जो वैश्य वर्ग था, जो व्यापार करता था, वो पेट की क्षुधा मिटाने के लिए, यानी भूख मिटाने का काम करता था। इसलिए वैश्य की उत्पत्ति किससे मानी गई, उदर से मानी गई। जो शूद्र वर्ग था उसका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, और सेवा वही कर सकता है जिसके पैर मजबूत हो। तो इसलिए शूद्र की उत्पत्ति किससे मानी गई, पैर। एक लॉजिक आपका ये भी दिया जाता है। ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था जो 4 भागों में बटी हुई थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्थिक जीवन पे चलते हैं। देखो उनका आर्थिक जीवन कैसा था।
अब देखो अर्थव्यवस्था कैसी थी, ग्रामीण थी। कैसी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जब संकट आ जाता था उन पे, ठीक है, संकट काल में वो दुर्ग बनाते थे, वहां पे वो लोग निवास करते थे। यहाँ पे एक सिक्के का प्रचलन, तुम्हारा कहीं कहीं हार का दे देते हैं, अक्सर उसमें सिक्के का एक प्रचलन था तुम्हारा, ये पूछा था निष्क। इस सिक्के का प्रचलन वैदिक काल में है या निष्क के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं निष्क को गले का हार भी कहा गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, निष्क नामक सिक्के का भी प्रचलन था। या तो ये सिक्का रहा है या तो तुम्हारा क्या रहा है, हार, दोनों का उल्लेख मिलता है, इसका सिक्के का भी उल्लेख तुम्हारा मिलता है। अब यहाँ पे जो आर्थिक जीवन था, ग्रामीण जीवन था, वहां पे जो भूमि थी, भूमि को दो भागों में बांटा गया था। एक जो भूमि थी उसको कहते थे उर्वरा। एक प्रकार जो भूमि का था उसको उर्वरा कहते थे, वो उपजाऊ भूमि थी। कैसी भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। वो उपजाऊ भूमि थी, इसमें किसानों का निजी स्वामित्व, किसानों का निजी स्वामित्व होता था। किसानों की निजी जमीन थी, मतलब जिसके पास जो है वो उसको उपजा रहा है, उसमें खेती कर रहा है। एक दूसरा जो पार्ट था इसका, उर्वरा के साथ खिल्ली बोला जाता था। क्या बोला जाता है, खिल्ली। ये दो पार्ट थे। खिल्ली जो थी ये शामिलात भूमि थी तुम्हारी, सामूहिक भूमि कह सकते हैं। खिल्ली क्या थी, सामूहिक भूमि। सामूहिक है, जैसे वर्तमान में आप लोग जीएस की जमीन बोलते हैं, ग्राम सभा की जमीन बोलते हैं, इस प्रकार से सामूहिक जमीन थी। और यहाँ पे लोग क्या करते थे, पशुचारण करते थे। या तो पशुओं को चराने के लिए या चारागाह हम कह सकते हैं, चारागाह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे आर्थिक जीवन ने देखा कि आदान प्रदान में आपके क्या हो रहा है, निष्क सिक्के का प्रचलन हो रहा है। भूमि को दो भागों में बांटा गया, उर्वरा और खिल्ल भागों में बांटा गया। उर्वरा किसानों की निजी स्वामित्व और खिल्ल जो था वो सामूहिक थी, जीएस की जमीन थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक। जाहिर सी बात है कि हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि पशुपति शिव जी और मातृ देवी की पूजा हो रही, मतलब उसके साक्ष्य मिले हैं। तो धार्मिक जीवन यहाँ पर भी रहा है। प्रारंभिक अवस्था में इतने ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे धार्मिकता ज़्यादा बढ़ जाती है, धर्म पे ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धार्मिक जीवन था, प्रारंभिक जो धार्मिक जीवन था, यहाँ पे कुछ भगवानों का उल्लेख मिलता है जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इंद्र का आता है। इंद्र का क्यों आता है, ये तो देवताओं के देवता माने गए, यानी देवताओं के राजा माने गए। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है, देवताओं का राजा किससे कहा गया, इंद्र कहा गया। इंद्र को या पुरंदर ऑप्शन दे देता है। और इनका उल्लेख वर्षा का देवता, वर्षा कौन कराता था, तो इंद्र जी कराते थे। तो वर्षा का, भाई हम कौन सा समाज पढ़ रहे हैं, ग्रामीण समाज पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक जीवन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकृति पे आश्रित लोग हैं, ठीक है, इतना सिंचाई के साधन वगैरह नहीं उस समय है, तो यहाँ पे प्रकृति पे निर्भर है। तो वर्षा के लिए इंद्र जी की पूजा की जाती थी। इसी के साथ अब भगवान को खुश करना है तो क्या होगा, यज्ञ होगी। और अग्नि देवता के रूप में यज्ञ किए जाते थे, यानी अग्नि जी का कार्य क्या था, ऐसा माना जाता था कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अग्नि देवता की पूजा इसलिए होती थी कि ये मध्य की कड़ी है, मनुष्य व देवता के मध्य कड़ी, इस रूप में अग्नि जी की पूजा होती थी। क्वेश्चन पूछा था है, मनुष्य व देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था, तो अग्नि देवता निभाते थे। सूर्य की पत्नी के रूप में उषा देवी की पूजा होती थी। इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारे धार्मिक जीवन से क्वेश्चन यहां से आया करते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि शव विसर्जन की बात आती है कि ये लोग संस्कार कैसे करते थे, शव विसर्जन कैसे करते थे, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है, कभी कभी ज़्यादा नहीं आता यहाँ से। तो शव विसर्जन की बात करें अगर, तो यहाँ पे ध्यान देना, मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। ठीक है, क्या होता था, दाह संस्कार। दाह संस्कार लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, जला देना। और लेकिन विधवाओं को गाड़ने की प्रथा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो दाह संस्कार था, लेकिन विधवाओं को गाड़ने की प्रथा,
विधवाओं को गाड़ा जाता था और ऐसे सामान्य लोगों का क्या किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। यह था हमारा दिग्वैदिक काल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।